गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। तारीख है आज 20 अगस्त 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप एकदम सही जगह पे हो। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले लेते हैं कल के सेशन का अभ्यास प्रश्न का जो था उत्तर क्या था। देखिए, कल का प्रश्न था, पत्रकारिता के क्षेत्र में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन थे रोहिणी मोहन, ऑप्शन बी आरफ खानम शेरवानी, तो दो और ऑप्शन सी था ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए तथा बी दोनों, यानी आपका रोहिणी मोहन, रोहिणी मोहन और दूसरा आरफा मोहन, आरफा खानम शेरवानी, इन दोनों को मिला था पत्रकारिता के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अब बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन का पहला सवाल है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, SEBI सबने सुना होगा आपने, सेबी ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो दोस्तों, यहां जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, GP गर्ग को इन्होंने अपना कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों, सेबी ने नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में GP गर्ग को नियुक्त किया है। जनवरी 1994 में GP गर्ग ने अपने करियर की शुरुआत की थी। इससे पहले वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के मुख्य महाप्रबंधक भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं बात करूं सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अजय त्यागी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, CWC मतलब सेंट्रल वॉर हाउसिंग कारपोरेशन ने किसके साथ मिलकर भारत में बाढ़ पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की है। यानी कहने का मतलब ये है कि बाढ़ से पहले एक पूर्व अनुमान लगाया जाएगा जिससे वहाँ के लोगों को अलर्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये की है गूगल के साथ मिलकर CWC ने। ठीक है ना, क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों, भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। गूगल इस पहल के तहत भारत में लगभग 1000 स्ट्रेन गेज का उपयोग करके, 1000 स्ट्रेन गेज मतलब ऐसे पृथ्वी के पानी में इस तरह से एक स्ट्रेन गेज, एक तरह से ये कह सकते हैं कि पानी को मापने का एक यंत्र होता है, उसका उपयोग करके घंटों के आधार पर जल स्तर को मापकर बाढ़ संबंधित चेतावनी जारी करेगा। मतलब 1 घंटे में इतनी बारिश हो रही है, वो उस एक तरह से जो स्ट्रेन गेज होगा उससे मापा जाएगा और फिर उसके आधार पर हमें बाढ़ से संबंधित चेतावनी मिलेगी कि बाढ़ आने वाली है, एरिया खाली करें ना करें, इस तरह से। गूगल इस पहल के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के पास अलर्ट की सुविधा भी मुहैया कराएगा, जो कि अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली भाषा में होगी। यानी गूगल इन बाढ़ के क्षेत्रों में लोगों के पास अलर्ट जारी करेगा, जो हिंदी भाषा में करेगा, अंग्रेजी में करेगा और बंगाली भाषा में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तोहार पारा योजना शुरू की है। पढ़ाई तोहार पारा योजना शुरू की है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ ने शुरू की है पढ़ाई तोहार पारा योजना। क्या है ये पूरी योजना, आइए समझते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने छात्र केंद्रित योजना पढ़ाई तोहार पारा की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के कारण
स्कूली छात्रों को पढ़ाई मुहैया कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। मतलब जो राज्य सरकार है वो कोरोना के चलते जो बच्चे स्कूल नहीं, कोई भी बच्चा स्कूल जा नहीं पा रहा है, उसके लिए इस योजना लेके आई है कि बच्चे घर पे पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य से संबंधित योजना, राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना और बुलटू के बोल योजना की शुरुआत की है। ये 3 योजनाएं, और इस योजना के साथ साथ सरकार ने इनकी भी शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश अस्थाना बने हैं बीएसएफ के नए महानिदेशक। ठीक है दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना को वर्तमान के बीएसएफ के महानिदेशक एसएस देसवाल की जगह लेंगे। भाई आपको ये याद रखना है कि जो ये राकेश अस्थाना है किसकी जगह लेंगे? एसएस देसवाल। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जी हाल ही में पद मुक्त हुए बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो आपको याद रखना एसएस देसवाल है। ठीक है, राकेश अस्थाना वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी एवं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS की कमान संभाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो भैया अगला प्रश्न क्या कहता है, किस कंपनी ने गाय के घी के बिस्कुट लॉन्च करने की घोषणा की है? ये लो भैया, गाय के घी के बिस्कुट और आ गए मार्केट में। कंपनी कौन सी है? कंपनी है भैया मदर डेयरी ने घोषणा की है ये बिस्कुट लॉन्च करने की। क्या है ये, क्यों कर रहे हैं बिस्कुट भैया ऐसे घी, गाय के घी के बिस्कुट लॉन्च? क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों भारत का सर्वोच्च ब्रांड मदर डेयरी ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के उद्देश्य से, भैया ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा रहे हैं कोरोना वायरस के चलते, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा रहे हैं किससे? गाय के घी के बिस्कुट बनाएंगे। और इन्होंने कहा जी हम गाय के घी वाले बिस्किट बनाएंगे और जिससे आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये घोषणा की है। मदर डेयरी ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर और खाद्य एवं प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त के बाद जल्द ही मार्केट में मुहैया कराने की बात कही। यानी ये बिस्किट आपको जल्दी ही मार्केट में देखने को मिलेंगे। आप इन्हें ऑर्डर करके भी सीधा होम डिलीवरी भी मंगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोरोना काल के चलते। ठीक है, मदर डेयरी की स्थापना हुई थी भाई 1974 में। मदर डेयरी का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है। और मदर डेयरी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं संग्राम चौधरी साहब। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो भैया अगर आपको भी इम्यूनिटी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर ये मदर डेयरी बिस्कुट मंगाइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसके नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है? तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इस हाईवे का नाम रखने की घोषणा हुई है। कहाँ से कहाँ तक है ये हाईवे, आइए जानते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने की घोषणा की है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे एक 6 लाइन का एक्सप्रेसवे है। ठीक है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे शिवपुरी, ये शिवपुरी जो आपका मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना से, ये भिंड मध्य प्रदेश मुरैना से कोटा राजस्थान होते हुए चंबल नदी के साथ साथ जाएगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निधन हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है उनका क्या नाम था। हाँ जी, क्वेश्चन दोबारा सुनिए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निधन हुआ था हाल ही में, उनका क्या नाम था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी आप सब जानते हो भोपाल है। क्लियर है दोस्तों, चलिए। और भोपाल एक और बात है के लिए फेमस है, भोपाल सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहरों की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघालय राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? और दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यपाल मलिक को बनाया गया है मेघालय राज्य का नया राज्यपाल। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। दोस्तों मेघालय राज्य के नए राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। सत्यपाल मलिक मेघालय राज्य के वर्तमान राज्यपाल तथागत राय की जगह लेंगे। अब देखो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है जी, हाल ही में पद मुक्त हुए मेघालय के राज्यपाल का नाम क्या है? तथागत रॉय। ठीक है, याद रखना है। वर्ष 2018-19 में देखिए सत्यपाल मलिक फेमस क्यों हुए, ध्यान से समझिए। वर्ष 2018-19 में के मई में जम्मू कश्मीर से धारा 370 ए हटी। उस समय पे जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, कौन थे? सत्यपाल मलिक। ठीक है, तो इनका 370 के हटने में महत्वपूर्ण योगदान है किसका? सत्यपाल मलिक का। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, इसलिए आपसे सत्यपाल मलिक से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, 1974 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया था। वर्ष 2017 में वह बिहार के राज्यपाल रहे और वर्ष 2018 में उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त पदभार संभाला। देखिए अतिरिक्त पदभार क्या है? अतिरिक्त पदभार ये है कि आप एक राज्य से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो। ठीक है, यानी जैसे मान के चलिए अभी आनंदीबेन पटेल यूपी की तो राज्यपाल हैं ही, यूपी के साथ साथ वो किसका पदभार संभाल रही हैं? यूपी के साथ साथ वो पदभार संभाल रही हैं मध्य प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जो है याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य में 70 साल बाद दुर्लभ उड़ने वाली वोली गिलहरी, दोस्तों वोली गिलहरी की एक प्रजाति होती है वोली गिलहरी देखी गई है। ये गिलहरी उड़ने वाली गिलहरी है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है आपका उत्तराखंड में देखी गई है ये उड़ने वाली गिलहरी। क्या है इसकी खासियत, जानते हैं। दोस्तों उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री नेशनल पार्क में 70 साल बाद दुर्लभ उड़ने वाली वोली गिलहरी की प्रजाति देखी गई है। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र के सर्वेक्षण में प्रदेश के 13 फॉरेस्ट डिवीजन यानी 13 अलग अलग जगहों पर में 18 जगहों पर यह गिलहरी देखी गई है। ठीक है, यह गिलहरी अपने पंजों में लगे रोए को पैरासूट की तरह उपयोग करके उड़ने में सक्षम है। आप जानते हो उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के वर्तमान गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चीन ने किस देश को तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन का कर्ज दिया है? दोस्तों हर दूसरे तीसरे दिन चीन तो आ ही जाता है। चीन ने अब क्या किया है कि बांग्लादेश को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया है। दोस्तों ये कर्ज दिया क्यों है बांग्लादेश को चीन ने? ये कर्ज दिया है तीस्ता नदी परियोजना के लिए। तीस्ता नदी परियोजना क्या है दोस्तों, इसे ध्यान से समझिए थोड़ा सा। देखिए जो तीस्ता नदी है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित नदी है काफ़ी समय से। विवाद क्यों है साहब? विवाद इसलिए है कि जो तीस्ता नदी है वो भारत के सिक्किम से निकलती है और सिक्किम से निकलने के बाद वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश की जमुना यानी जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं उसमें जाके मिल जाती है। ठीक है, अब समस्या क्या है कि ये जो नदी है तीस्ता नदी, इस पर भारत की बहुत सारी परियोजना है, बहुत सारे बांध हैं, बहुत सारे लोग का जीवन इस नदी पर निर्भर करता है। तो भारत के बांध परियोजना सारे होते होते बांग्लादेश तक पहुँचते इस नदी में पानी की मात्रा बहुत कम रह जाती है। अब बांग्लादेश को भी पानी चाहिए। अब जब बांग्लादेश को भी पानी चाहिए तो बांग्लादेश ने कई बार कहा है कि भाई हमें ज़्यादा पानी दो, लेकिन भारत उसे खुद ही यूटिलाइज करता है क्योंकि भारत की ज़रूरत है। अब चीन ने क्या किया है कि इस परियोजना के लिए चीन ने बांग्लादेश को 1 बिलियन
का कर्ज देने की घोषणा की है। 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज देने की घोषणा की है इस परियोजना के लिए, क्योंकि चीन चाहता है भारत को चारों तरफ से घेरना। अभी हाल ही में आपने पाकिस्तान तो है ही चीन के साइड, आपने नेपाल के भी बदलते तेवर देखे, और अब ये जो पूरा मामला हो रहा है किससे के साथ, बांग्लादेश चीन के साथ आ रहा है। तो दोस्तों चीन का एक ही एक मकसद है बस, कि भारत को चारों तरफ से घेरना। हाल ही में जो भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन, वो अभी बांग्लादेश गए हुए हैं। अब क्या डिसीजन होगा क्या नहीं ये पता चले। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आपको ये याद रखना है कि जो तीस्ता नदी है कहाँ से निकलती है, वो भारत के राज्य सिक्किम से निकलती है, और वेस्ट बंगाल होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का आखिरी प्रश्न भी है। चलिए, शिक्षण संस्थानों की ARIIA रैंकिंग 2020 में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बता दें कि भाई ये ARIIA रैंकिंग क्या है। तो दोस्तों इसका जो पूरा नाम है वो है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। ठीक है, ये क्या है कि जो अचीवमेंट, इनोवेशन यानी कुछ नया करने का जो अचीवमेंट कोई भी संस्थान करता है उसके हिसाब से रैंकिंग मिलती है। तो ये जो रैंकिंग मिली इसमें कुल 10 इंस्टीट्यूट शामिल थे, और इस रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो किया है IIT मद्रास ने। ठीक है दोस्तों, IIT मद्रास ने शीर्ष स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। आया इसके बाद IIT मद्रास के इसकी जो घोषणा की है वो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसकी घोषणा की है, ये लिस्ट जारी की है। और इसके बाद IIT मद्रास के बाद जो सेकंड स्थान पे रहे हैं वो रहे हैं IIT बॉम्बे, और जो थर्ड स्थान पे रहा है वो है IIT दिल्ली ने आपके तीसरे नंबर पे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बढ़ते हैं आज की इंपॉर्टेंट बुक्स की तरफ, और आज की इंपॉर्टेंट बुक्स में है, पहली बुक है आपकी फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर्स 1972 टू 2020। दोस्तों ये लिखी गई है अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा, इंपॉर्टेंट बुक है। और अगली बुक है आपकी शेमलेस, जो लिखी गई है तस्लीम नसरीन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये आज की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज के अभ्यास प्रश्न है, भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया है। आपके ऑप्शन है जगदीश सिंह शेखर, खेहर, बी राजेंद्र मल लोढ़ा, रंजन गोगोई, प्रशांत मिश्रा। जो भी आपका ऑप्शन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।